हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल सीख स्टडी में स्वागत है। जहां पर आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। सारे एग्ज़ाम से रिलेटेड इम्पोर्टेंट कंटेंट आपको यहां मिलता रहेगा। इसलिए फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। तो फ्रेंड, मिलते हैं आज के कुछ जियोग्राफी से संबंधित क्वेश्चनों में। चलिए फ्रेंड, हमारा पहला क्वेश्चन, वायुमंडल का सर्वाधिक स्थायी तत्व है। ऑप्शन दिए गए हैं फ्रेंड। ऑप्शन नंबर ए नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर बी जल वाष्प, ऑप्शन नंबर सी ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। सोचिए फ्रेंड और विचार कीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही हो सकता है। चलिए फ्रेंड, विचार कीजिए कि कौन सा विकल्प सही हो सकता है उपरोक्त में से। चलिए फ्रेंड, आपने सोच लिया होगा। चलिए अब अपने प्रश्न को मिला लीजिए कि आपने कौन सा विकल्प अटेम्प्ट किया है। चलिए फ्रेंड, तो फ्रेंड इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी जलवाष्प। अब फ्रेंड, जलवाष्प क्या होती है? तो जलवाष्प पानी की, जो वाटर हम लोग पीते हैं, जो कि विभिन्न कामों में यूज आता है, उसकी एक गैसीय अवस्था है। ठीक फ्रेंड, जिसे कि जलवाष्प कहते हैं। द्रव अवस्था में स्थित जल से जलवाष्प का निर्माण किस माध्यम से होता है? तो फ्रेंड, ये क्वथन माध्यम से होता है। ठीक फ्रेंड, और पुनः अगर इसको पानी में बदलना है तो हमें कौन से प्रोसेस की जरूरत पड़ेगी? तो हमें संघनन, ठीक फ्रेंड, संघनन की जरूरत पड़ती है। याद रहेगा फ्रेंड। चलिए फ्रेंड, अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम। शांत पेटी किस रेखा के दोनों ओर पाई जाती है? यह क्वेश्चन है फ्रेंड। शांत पेटी किस रेखा के दोनों ओर पाई जाती है? ठीक फ्रेंड, ऑप्शन नंबर ए कर्क रेखा, ऑप्शन नंबर बी भूमध्य रेखा, ऑप्शन नंबर सी मकर रेखा, या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। सोचिए फ्रेंड, विचार कीजिए अच्छे से और इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए और फिर अपने प्रश्न को मिलान कर लीजिए कि आपने कौन सा विकल्प चुना है। शांत पेटी पूछा गया है आपसे। चलिए फ्रेंड, सोच लिया होगा आपने। अब इसका जवाब देखिए फ्रेंड। तो फ्रेंड, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी भूमध्य रेखा इसका सही जवाब है। याद रहेगा फ्रेंड। अब बात करते हैं भूमध्य रेखा क्या है। तो फ्रेंड, भूमध्य रेखा एक काल्पनिक रेखा है जो कि पृथ्वी को क्षैतिज रूप, हॉरिजेंटल रूप से दो बराबर भागों में बांटती है। जैसे हमारी अर्थ है, उसको हम बीच से काटते हैं। ठीक फ्रेंड, हॉरिजॉन्टल तो दो बराबर पार्टों में बढ़ जाएगी। तो उसी रेखा को हमने इमेजिन किया है भूमध्य रेखा के रूप में। ये कोई रेखा नहीं, केवल एक काल्पनिक रेखा है। ठीक फ्रेंड, और भूमध्य रेखा के ऊपरी भाग को उत्तरी गोलार्ध और भूमध्य रेखा से जो हमारा निचले का भाग है उसे क्या दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। याद रहेगा फ्रेंड। शांत पेटी भूमध्य रेखा के दोनों ओर पाई जाती है। भूमध्य रेखा हमें हमारी पृथ्वी को दो भागों में डिवाइड करती है, कॉलिक का। ठीक फ्रेंड, जैसे कि उत्तरी गोलार्ध और दूसरे भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। चलिए फ्रेंड, अगला क्वेश्चन, वायुमंडल के किस भाग में जलवाष्प की कुल मात्रा का 90% भाग विद्यमान रहता है? चलिए फ्रेंड, सोचिए और विचार कीजिए। ऑप्शन दिए गए हैं आपको। ऑप्शन नंबर ए समक्षोभ मंडल, ऑप्शन नंबर बी समताप मंडल, ऑप्शन नंबर सी शोभ मंडल, ऑप्शन नंबर डी ओजोन मंडल। चलिए फ्रेंड, सोचिए और विचार कीजिए।
इस क्वेश्चन का जल वाष्प की कुल मात्रा का 90% भाग वेपर। ठीक फ्रेंड, ऑप्शन नंबर ए सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है, क्या ऑप्शन नंबर सी, क्या ऑप्शन नंबर डी। चलिए फ्रेंड, सोच लिया होगा आपने, अब इसका जवाब देखिए। तो फ्रेंड इसका जो जवाब है, यहाँ मिस प्रिंट है फ्रेंड, दो जगह आपको क्षोभ मंडल दिया गया, ये इसका सही जवाब है। ठीक फ्रेंड, क्षोभ मंडल इसका सही जवाब है। ठीक, अब फ्रेंड वायुमंडल क्या होता है? तो पृथ्वी के जितने भाग को वायु, एयर ने कवर कर रखा है, ठीक फ्रेंड, घेर रखा है, उसे वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल, उसमें विभिन्न गैसें पाई जाती हैं, जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, CO2, जल वाष्प और कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। ठीक फ्रेंड, हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, ढेर सारी गैसें पाई जाती हैं। ठीक फ्रेंड, तो फ्रेंड अब बात करते हैं वायुमंडल को कितने भागों में बांटा गया है। ठीक फ्रेंड, तो इसका सबसे निचला पार्ट है जो, ठीक फ्रेंड, उसे क्या क्षोभ मंडल कहते हैं। फिर अगले पार्ट को समताप मंडल कहते हैं। ठीक, अगले पार्ट को फ्रेंड ओजोन मंडल और आयन मंडल और उसके बाद वायुमंडल। ठीक फ्रेंड, तो इस प्रकार वायुमंडल के कितने पार्ट हो गए फ्रेंड? 5 पार्ट हो गए। ठीक फ्रेंड, वायुमंडल को 5 भागों में विभाजित किया जाता है और उसके बेसिस पे इसका अध्ययन किया जाता है फ्रेंड। तो हमारी जल वाष्प का 90% भाग किस में पाया जाता है? क्षोभ मंडल में। ठीक फ्रेंड, चलिए फ्रेंड, उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन फ्रेंड, चक्रवात का शांत क्षेत्र क्या कहलाता है? क्वेश्चन है फ्रेंड, चक्रवात का शांत क्षेत्र क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए चक्षु, ऑप्शन नंबर बी परिक्षेत्र, ऑप्शन नंबर सी केंद्र, ऑप्शन नंबर डी गर्त। सोचिए और विचार कीजिए फ्रेंड कि चक्रवात का शांति का क्षेत्र क्या कहलाता है। चलिए फ्रेंड, सोचिए और विचार कीजिए निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन सही है। अटेम्प्ट कर लीजिए फ्रेंड। उम्मीद करता हूँ आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा फ्रेंड। अब इसका जवाब देखते हैं। तो इसका जवाब है सही फ्रेंड, ऑप्शन नंबर ए चक्षु। ठीक फ्रेंड, चक्रवात का शांत क्षेत्र क्या कहलाता है? चक्षु कहलाता है। ठीक फ्रेंड, चक्षु। अब फ्रेंड चक्रवात क्या होता है, इस पे थोड़ी बात करते हैं। ठीक, तो चक्रवात क्या, कम वायुमंडलीय दबाव के, जब प्रेशर कम होता है, ठीक, कम एटमॉस्फेरिक प्रेशर के चारों ओर, ठीक फ्रेंड, तेज हवाओं की जब चलने लगती हैं, ठीक फ्रेंड, प्रेशर कम है बीच में और उसके चारों ओर तेज हवाएं चलने लगती हैं तो चक्रवात बनते हैं। ठीक फ्रेंड, अगर बात करें सिंपल में तो कम वायुमंडलीय दबाव के चारों ओर गर्म हवा को, तेज आंधी को चक्रवात कहते हैं। ठीक फ्रेंड, इसके केंद्र में प्रेशर कम होता है। ठीक फ्रेंड, और चारों ओर वायु तेजी चलती है। ठीक फ्रेंड, और इसके बीच का जो भाग होता है, ठीक फ्रेंड, जो कि शांत होता है। ठीक, क्यों? क्योंकि यहाँ प्रेशर कम है। ठीक फ्रेंड, तो इसे क्या कह रहे हैं? इसे चक्षु के रूप में जाना जाता है। ठीक फ्रेंड, और चक्रवात बहुत विनाशकारी होते हैं। ठीक फ्रेंड, ये बहुत तबाही मचाते हैं, विभिन्न देशों में आते हैं, कोस्टल एरिया में तो आते ही रहते हैं और बहुत ज़्यादा मानव जीवन को तबाही पहुंचाते हैं। ठीक फ्रेंड, और चक्रवात होते हैं ये, और इसी का एक और विकराल रूप होता है जिसे कि प्रतिचक्रवात कहते हैं। प्रतिचक्रवात चक्रवात के उल्टा होता है। ठीक फ्रेंड, तो उसमें क्या होता है फ्रेंड, इसमें सेंटर में क्या था, कम वायु दाब, और उसमें इसका उल्टा हो जाएगा फ्रेंड, प्रति मतलब उल्टा, तो प्रेशर में तो उसके मध्य भाग में अधिक छेद दबाव हो जाएगा। ठीक फ्रेंड, और उसके चारों ओर वायु वेग कम हो जाएगा फ्रेंड। ठीक फ्रेंड, उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा चक्रवात और प्रतिचक्रवात का अंतर भी आपको। अगला क्वेश्चन फ्रेंड, हिमालय की उत्पत्ति
किस भूसंनति से हुई है? ऑप्शन ए गोदावरी, ऑप्शन नंबर बी टेथिस सागर, ऑप्शन नंबर सी शिवालिक, या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। सोचिए और विचार कीजिए फ्रेंड। हिमालय की उत्पत्ति किस भूसंनति से हुई है? ऑप्शन ए गोदावरी, ऑप्शन नंबर बी टेथिस, ऑप्शन नंबर सी शिवालिक, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। चलिए फ्रेंड, सोच लिया होगा आपने। अब इसका जवाब देखते हैं फ्रेंड। तो फ्रेंड, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है टेथिस सागर। ठीक फ्रेंड, टेथिस सागर क्या था फ्रेंड? तो ये टेथिस सागर गोंडवाना लैंड और लॉरेशिया, ठीक फ्रेंड, प्राचीन जब हम साइंस का अध्ययन करते हैं तो पृथ्वी कैसे बनी और ये महासागर, इनके बारे में पढ़ते हैं तब हमें ये पढ़ने को मिलता है। टेथिस सागर गोंडवाना लैंड और लॉरेशिया के मध्य स्थित एक सागर है। ठीक फ्रेंड, ऐसा माना जाता है। ठीक, प्राचीन समय में टेथिस सागर करोड़ों वर्ष पूर्व पृथ्वी पर विद्यमान था। यह एक छिछला सागर था। ठीक फ्रेंड, लेकिन क्या हुआ बाद में इसमें जमा अवसाद, ठीक फ्रेंड, अवसाद जमा होने लगे तो प्लेट विवर्तनिक प्रक्रिया हुई। ठीक फ्रेंड, पढ़ा होगा प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। ठीक फ्रेंड, जिसके फलस्वरूप अफ्रीकी और भारतीय प्लेट जो थी वो यूरेशियन प्लेट से टकरा गई। जब अवसाद जमा होने लगा तो प्लेट विवर्तनिक क्रिया हुई। ठीक फ्रेंड, जिसके फलस्वरूप भारतीय और अफ्रीकी प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकरा गई, जिससे कि हिमालय और अल्प्स जैसे पर्वत बने हैं, ऐसा माना जाता है। याद रहेगा फ्रेंड, हिमालय की उत्पत्ति टेथिस सागर से हुई है। ये था इस प्रश्न का उत्तर। चलिए फ्रेंड, अगला क्वेश्चन। पृथ्वी की उपसौर स्थिति किस महीने में होती है? उपसौर पूछा गया है फ्रेंड। ऑप्शन नंबर ए जनवरी, ऑप्शन नंबर बी मार्च, ऑप्शन नंबर सी अप्रैल, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। चलिए फ्रेंड, इस क्वेश्चन को भी सोचिए और विचार कीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही हो सकता है। चलिए फ्रेंड, सोचिए 5 सेकंड। चलिए फ्रेंड, सोच लिया होगा आपने। अब इसका सही जवाब देखते हैं फ्रेंड। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जनवरी, उपसौर। ठीक फ्रेंड, उपसौर क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं। तो उपसौर जब किसी ग्रह की सूर्य से दूरी सबसे कम हो, जब किसी ग्रह की सूर्य से दूरी सबसे कम हो तो उसे उपसौर कहा जाता है। और जब किसी ग्रह की सूर्य से दूरी सर्वाधिक हो तो उसे अपसौर कहते हैं। याद है फ्रेंड, उसे अपसौर कहते हैं। और ये पृथ्वी के संदर्भ में 3 जनवरी को होता है। ठीक, पृथ्वी के संदर्भ में 3 जनवरी को उपसौर होता है। और अपसौर कब? तो ये 4 जुलाई को पड़ता है। उपसौर और अपसौर पता चल गए फ्रेंड। पृथ्वी के संदर्भ में 3 जनवरी को और अपसौर 4 जनवरी को। चलिए फ्रेंड, क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत के लिए सर्वप्रथम सियाल शब्द किसने प्रयोग किया? ऑप्शन नंबर ए आपको दिया गया है स्वेस, ऑप्शन नंबर बी डेली, ऑप्शन नंबर सी होम्स, ऑप्शन नंबर डी उनमें से कोई नहीं। सोचिए फ्रेंड
और विचार कीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत सियाल के लिए। सोचिए फ्रेंड, सोच लिया होगा आपने। अब इसका जवाब देखिए। तो फ्रेंड, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, सोएस महोदय। ठीक, ये एक साइंटिस्ट हैं। ठीक फ्रेंड, ये साइंटिस्ट हैं। अब बात करते हैं हम कि पृथ्वी के अंदर कितने हिस्से हैं। ठीक फ्रेंड, ऑप्शन नंबर ए, सोएस महोदय ने इसका नामकरण किया था। तो इसमें कितने पार्ट हैं? तो पहला पार्ट है इसका क्रस्ट, दूसरा पार्ट है मेटल और तीसरा पार्ट है कोर। इन 3 पार्टों से मिलकर हमारी पृथ्वी बनी हुई है। याद रहेगा फ्रेंड, क्रस्ट, मेटल, कोर। क्रस्ट का निर्माण सिलिका और एल्यूमिनियम से हुआ है, इसलिए इसे सियोल कहा जाता है। अगर इन दोनों को अलग करें, Si और Al, Si सिलिका और Al एल्यूमिनियम, इन दो एलिमेंट की प्रधानता को दिखाता है। क्रस्ट का निर्माण सिलिका और एल्यूमिनियम की प्रधानता से हुआ है, इसलिए इसका नाम सियोल रखा गया है। और मेटल का निर्माण, तो ये सीमाएं सुना होगा आपने, सीमाएं, तो ये सिलिकॉन और मैग्नीशियम से मिलकर बना हुआ है, इसलिए इसे सियोल कहा जाता है। और फिर कोर को निफे भी कहते हैं, क्योंकि इसमें निकिल और फेरिक लोहा, ठीक फ्रेंड, की प्रधानता पाई जाती है, इसलिए इसे कोर भी कहते हैं। याद रहेगा फ्रेंड, कोर निकिल और एफी लोहा जिसे कहते हैं, इनसे मिलकर बना होता है। इन तत्वों की प्रधानता पाई जाती है कोर में। और सियोल का सोएस महोदय जी ने नामकरण किया था। चलिए फ्रेंड, अगला क्वेश्चन। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संदर्भ में महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत क्या है? ऑप्शन नंबर ए, प्लेट विवर्तनिक। ऑप्शन नंबर बी, अप्राकृतिक साधन। ऑप्शन नंबर सी, ज्वालामुखी क्रिया। ऑप्शन नंबर डी, भूकंप विज्ञान। सोचिए फ्रेंड और विचार कीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। सोचिए फ्रेंड और विचार कीजिए। तो फ्रेंड, सोच लिया होगा आपने। अब इसका सही जवाब देखते हैं फ्रेंड। तो फ्रेंड, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, भूकंप विज्ञान। इसका सही जवाब है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संदर्भ में अध्ययन का प्रमुख साधन भूकंप विज्ञान है। अब भूकंप विज्ञान क्या, जिसके अंतर्गत पृथ्वी के भूकंपों का अध्ययन किया जाता है और उसकी क्रस्ट, मेटल कोर और संरचना कैसी है, इसका भी अध्ययन किया जाता है फ्रेंड। तो उसे भूकंप विज्ञान कहते हैं। ठीक फ्रेंड, उसे भूकंप विज्ञान कहते हैं। अगला क्वेश्चन फ्रेंड, पृथ्वी के भूपटल में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? 4 ऑप्शन फ्रेंड। ऑप्शन नंबर ए, लौह। ऑप्शन नंबर बी, क्रोमियम। ऑप्शन नंबर सी, एल्यूमिनियम। ऑप्शन नंबर डी, पोटेशियम। सोचिए और विचार कीजिए। काफ़ी क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में कई बार। ये पृथ्वी के भूपटल में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? पृथ्वी के भूपटल में कौन सा तत्व प्रचुर? तो फ्रेंड, सोच लिया होगा आपने अच्छे से इसका जवाब। अब मिलान कर लीजिए। तो फ्रेंड,
इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी एल्यूमिनियम इसका सही जवाब है। या जो एलिमेंट है भूपर्वती में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, एल्यूमिनियम। अब बात करते हैं एल्यूमिनियम की। तो इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है फ्रेंड? तो इसका एटॉमिक नंबर 13 होता है। और एटॉमिक वेट की बात की जाए तो इसका 26। ओके फ्रेंड, 26 इसका परमाणु भार होता है। और इसकी संयोजकता की बात की जाए तो एल्यूमिनियम की संयोजकता +3। याद रहेगा फ्रेंड कि इसके बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये 3 इलेक्ट्रॉनों का परित्याग करके बॉन्ड बनाता है। ठीक फ्रेंड, इसलिए इसकी वैलेंसी +3 होती है संयोजकता। चलिए फ्रेंड अगला क्वेश्चन, कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है यह पूछा गया है। ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए 70, ऑप्शन नंबर बी 90, ऑप्शन नंबर सी 160, ऑप्शन नंबर डी 180। सोचिए फ्रेंड और विचार कीजिए, कुल अक्षांशों की संख्या पूछी गई है। चलिए फ्रेंड सोच लिया होगा आपने, अब इसका जवाब देखिए। तो फ्रेंड इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। कुल अक्षांशों की संख्या कितनी? 180 है। अब फ्रेंड अक्षांश क्या होते हैं? तो ये एक काल्पनिक रेखा है, ठीक, जो 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई है। ठीक फ्रेंड, ये 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई हैं। और देशांतर रेखाएं, इनकी संख्या कितनी होती है? तो इनकी संख्या 360 होती है। और 2 अक्षांशों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। ये भी आपको ध्यान रखना है, 2 अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी? 111 किलोमीटर होती है। चलिए फ्रेंड अगला क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया? ये काफी पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी। अंतरराष्ट्रीय तिथि का निर्धारण किस वर्ष किया गया है? ये क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए 1955, ऑप्शन नंबर बी 1996, ऑप्शन नंबर बी 1997 या फिर ऑप्शन नंबर डी 1884। सोचिए फ्रेंड और विचार कीजिए। सोच लिया होगा फ्रेंड, अब इसका जवाब देखिए। तो फ्रेंड इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी 1884 इसका सही जवाब है। इसका निर्धारण कहाँ? वाशिंगटन में 1884 में किया गया था। यह 180 पूर्वी और पश्चिमी देशांतर के समांतर चलती है। यह अंतरराष्ट्रीय समय रेखा 180 डिग्री पूर्वी और पश्चिमी देशांतर के समांतर चलती है। ये थी हमारी अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। चलिए फ्रेंड अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड आज के लिए इतना ही। तो फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो फ्रेंड कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अपना प्यार और सहयोग बनाए रखें। तो फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन उससे पहले चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।